हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम अप्लाइड मैकेनिक्स की स्टडी कर रहे हैं और आज हम एक नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं मैकेनिक्स का, जिसका नाम है टारगेट बैच। और इस बैच में हम चैप्टर वाइज एमसीक्यूज लगाएंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी का रिजल्ट आ चुका है और आप सब ने देख लिया होगा। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप सभी का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा होगा। एंड अब हमें फोकस करना है अपने आने वाले एग्जाम पर, तो इसीलिए अब हम अप्लाइड मैकेनिक्स का एक टारगेट बैच लेकर चलेंगे, जिसमें कि आपके एग्जाम तक में पूरे मैकेनिक्स में जितने भी एमसीक्यूज बनेंगे, टोटल एमसीक्यूज इस बैच में आपको कंप्लीट करा दूंगा। और सबसे बेनिफिशियल बात यह है दोस्तों, हम इसमें चैप्टर वाइज एमसीक्यूज करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अप्लाइड मैकेनिक्स की थ्योरी अब तक पढ़ रहे थे। थ्योरी, उसका कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले, न्यूमेरिकल्स, ये सब हम स्टडी कर रहे थे। और जिन्होंने भी थ्योरी की क्लासेस को नहीं देखा तो प्लीज़ करके आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप अप्लाइड मैकेनिक्स की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें थ्योरी के लेक्चर्स मैं प्रोवाइड करता हूं आपको, आप उन्हें ज़रूर देख लें, जिससे कि हमें एमसीक्यूज लगाने में और समझने में काफ़ी हेल्प मिल सके। ठीक है। और ये बैच अलग से प्लेलिस्ट बनेगी इसकी, टारगेट बैच की, जो कि चैप्टर वाइज एमसीक्यूज ऑन अप्लाइड मैकेनिक्स नाम से रहेगी। आप इसको भी विजिट करें एंड इसके अलावा थ्योरी की क्लास भी देखते रहें। तो आज की इस क्लास में दोस्तों हम चैप्टर फर्स्ट और सेकेंड, पहले और दूसरे चैप्टर के लगभग 60 एमसीक्यूज लगाएंगे। 60 एमसीक्यूज, जैसा कि आप सभी जानते हैं आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो हम इस क्लास में 60 क्वेश्चन करेंगे, तो एटलीस्ट 90 मिनट समथिंग लग सकते हैं। डेट मीन्स 1.5 घंटे का लेक्चर ये हो सकता है। आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनमें से कि आपके एग्जाम में लगभग 5 से 7 क्वेश्चन इन 60 क्वेश्चन में से जरूर मिल जाएंगे देखने को। आई प्रॉमिस दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, इसीलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मैं यहाँ सॉल्व कराऊंगा। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। तो सभी बच्चे इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे, अपने सभी दोस्तों को जोड़ेंगे, बिकॉज अब हम मेन टारगेट बैच लेकर के चलेंगे। ठीक है। थ्योरी की क्लास में जो चैप्टर बचे हैं उन्हें भी हम आगे आपको कंटिन्यू कराएंगे। क्वेश्चंस किस तरह से होंगे दोस्तों, तो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ स्लाइड में शो कराऊंगा एंड इधर उसका आंसर सॉल्व करूंगा। आपको बहुत ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखना है, समझना है। अगर आपने थ्योरी की क्लास को देखा है तो क्वेश्चन शो होने के बाद आप वीडियो को इस पोज करके उसको सॉल्व करके देख सकते हैं। देन आफ्टर आप उसको फिर से चेक कर सकते हैं कि मेरे द्वारा जो आंसर किया गया है वो आपके आंसर से मैच करता है या नहीं। इसी तरह से हम इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे अपने एमसीक्यूज की, और थ्योरी भी आप जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ठीक है। और इन क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको मैं जरूर प्रोवाइड कर दूंगा। पीडीएफ 60 क्वेश्चन है, 60 के 60 क्वेश्चन का पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा टेलीग्राम पर भी पीडीएफ में शेयर करूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी पीडीएफ आपको भेज दूंगा। पीडीएफ में मैं आपको आंसर शो नहीं करूंगा, सिर्फ क्वेश्चन और ऑप्शन रहेंगे। इससे ये फायदा होगा दोस्तों, जब भी आप दोबारा इसका रिवीजन करेंगे तो अगर आंसर पहले से टिक रहता है तो हमारा ध्यान सबसे पहले उसी पर जाता है। तो इसीलिए आंसर टिक मैंने नहीं करूंगा, यहाँ पर केवल क्वेश्चंस और ऑप्शन रहेंगे, जिससे कि आप एक बार वीडियो देख के दोबारा रिवीजन करें तो उनके आंसर खुद से टिक कर लें, आंसर शीट बना लें अपनी, और इस तरह से प्रैक्टिस करते रहें। इसी तरह से हम आगे तक क्लासेस को कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आप सभी को शो हो रहा है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, बलों के त्रिभुज के नियम के अनुसार यदि किसी बिंदु पर कार्य कर रहे दो बलों को त्रिभुज की क्रम से ली गई दो भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में निरूपित किया जा सके, तब उनका परिणामी द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, मतलब ये पहला क्वेश्चन हमारा लॉ ऑफ ट्रायंगल पर आधारित है, त्रिभुज के नियम पर आधारित है। तो त्रिभुज का नियम मैंने आप सभी को पढ़ाया था कि यदि किसी पॉइंट पर कोई भी दो बल कार्य कर रहे हों, F1 और F2, और अगर हम इन दोनों बलों को त्रिभुज की किसी दो क्रमागत भुजाओं से दर्शा दें, पहली भुजा इधर ले ली, क्रमागत मतलब है कॉन्जुगेटिव साइड, जो इसके साथ दूसरी कंटिन्यूअस साइड होगी, दूसरी हमारी ये हो गई। हमने क्या किया, इन दोनों को दो क्रमागत भुजाओं से दर्शा दिया, मतलब ये एक भुजा और दूसरी ये जो भुजा थी इसके बिल्कुल समांतर हमने यहाँ पर लाके लगा दी, यहाँ पर यानी मैंने दूसरी भुजा ये इधर लगा दी है। ठीक है। तो ये दो भुजाओं से हमने दर्शा दिया, F1 F2, क्लियर। अब हमने क्या किया, एक पॉइंट पर दो बल काम कर रहे थे, ये किसी पॉइंट पर F1 F2, इनको त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं से दर्शा दिया है। तो अब इन दोनों बलों का जो परिणामी होगा वो किसके द्वारा दर्शाया जाएगा, ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। क्लियर। तो आप सभी को मैंने क्या बताया था इसमें थ्योरी की क्लास में, कि इनका जो रिजल्टेंट होगा इस त्रिभुज को बंद करने वाली तीसरी भुजा से दर्शाया जाएगा, जो कि दिशा में विपरीत होगा। मतलब इनकी डायरेक्शन आगे की ओर है इस तरह से, तो डायरेक्शन ऐसे होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसे ना होकर के उल्टी डायरेक्शन रहती है इसकी, अपोजिट, इधर इधर। ठीक है। तो ये आपका आर हो जाएगा रिजल्टेंट। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही है। पहले ऑप्शन में लिखा है थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन द सेम
ऑर्डर, तो सेम ऑर्डर में नहीं रहती, अपोजिट ऑर्डर में होती है। दूसरा ऑप्शन है थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर, दूसरा बिल्कुल सही है ऑप्शन, यानी विपरीत क्रम में ली गई त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा हम आर को दर्शाएंगे। क्लियर ना? तो इस आंसर यानी पहले का कौन सा, पहले का ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो गया। उम्मीद करते हैं आप सभी को फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब सेकंड क्वेश्चन क्या है। स्पीड थोड़ी सी फास्ट रखेंगे, एमसीक्यू हो जाए जिस तरह एग्जाम में करना है उसी तरह से हम अपनी स्पीड को बरकरार रखेंगे। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ सकते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इसमें एक स्टेटमेंट दिया गया है, यदि किसी बिंदु पर कार्य कर रहे तीन बलों का परिमाण तथा दिशा में एक त्रिभुज की क्रमानुसार तीन भुजाओं द्वारा निरूपित किया जा सके तो बल साम्य अवस्था में होंगे। यानी आपको ये बताना है ये स्टेटमेंट जो दिया है ये किसका है, ये लामी की प्रमेय का है या बलों के त्रिभुज का नियम है, बलों के बहुभुज का नियम है या बलों के त्रिभुज का नियम है या फिर न्यूटन के बलों का नियम है। ये चार ऑप्शन है। तो स्टेटमेंट में क्या दिया है ध्यान से समझिएगा आप। यहाँ पर कहा गया यदि किसी भी एक पॉइंट पे कोई तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे मान लिया हमने कोई ये तीन फोर्स लगे हुए थे, क्लियर, किसी पॉइंट पर ये तीन बल हैं, अगर हम इन तीनों फोर्स को त्रिभुज की क्रमानुसार साइड से इसको डिनोट कर दें, ट्रायंगल की साइड से अगर मैं दर्शा दूं इसको, एक साइड ये हो गई, दूसरी साइड ये हो गई और तीसरी साइड ये हो गई। तो अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था क्या कि किसी भी पॉइंट पर अगर दो फोर्स काम कर रहे हो उनको त्रिभुज की दो भुजाओं से दर्शा दें तो तीसरा इनमें रिजल्टेंट फोर्स होता है, बताया था, जो डायरेक्शन में अपोजिट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह दिया, यहाँ पर पहले से तीन बल लगे हुए हैं, हम इन तीनों को क्या करेंगे त्रिभुज की क्रमागत भुजाओं से दर्शा देंगे। तो ये भी दोस्तों त्रिभुज का ही नियम है, यहाँ पर एक साइड इनमें से रिजल्टेंट फोर्स को डिनोट करेगी। ठीक है, तो ये भी क्या है ट्रायंगल का ही नियम है। क्लियर ना? तो क्या है बलों के त्रिभुज का नियम, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। हालांकि इस ऑप्शन में होना चाहिए था बलों के त्रिभुज का विलोम नियम होता है वैसे ये, लेकिन यहाँ पर हम त्रिभुज के बलों के त्रिभुज का नियम करेक्ट कर देंगे, ऑप्शन सी। क्लियर? तो इसका आंसर हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3, बल की विमा है, यानी डायमेंशन पूछिए, फोर्स की डायमेंशन क्या होगी। फोर्स F बराबर, फॉर्मूला आप सभी को पता है, F बराबर ma होता है, F बराबर ma हो गया। अब m की डायमेंशन क्या होती है, m होता है मास, मास की डायमेंशन कैपिटल M हो गई। ठीक है, a फॉर यहाँ एक्सलरेशन होता है, त्वरण, और त्वरण होता है lt-2। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा आपका mlt-2, mlt-2 इसकी डायमेंशन होगी, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। ठीक है, mlt-2। क्लियर हुआ सभी को? अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों न्यूमेरिकल क्वेश्चन है एक, हटा दें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसमें लिखा है 60 डिग्री के एंगल पर दो फोर्स हैं कोई भी, इनका परिमाण, ये परिणाम हिंदी में गलत लिखा है दोस्तों, इंग्लिश में होगा सही है बिल्कुल, मैग्नीट्यूड्स, यानी दो फोर्स के मैग्नीट्यूड दिए गए हैं। पहला फोर्स 4 न्यूटन है, दूसरा फोर्स 5 न्यूटन है, एंड दोनों के बीच का एंगल थीटा 60 डिग्री है। परिणामी आर हमसे पूछा गया है रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। तो मैंने आपको बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ाया था, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम आपको पढ़ाया था, और उसमें बताया था कि दो फोर्स जो कि किसी थीटा एंगल पर लगे होते हैं उनके अगर बीच का रिजल्टेंट फोर्स हमें निकालना हो तो आर इक्वल टू फॉर्मूला होता है अंडर रूट में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। क्लियर? यहाँ पर सभी वैल्यूज को पुट कर देंगे। अगर मैं यहाँ पर दोस्तों F1 4 रखूँगा तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस में 2 इंटू 4 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएगा, इंटू कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 का मान होता है दोस्तों, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है यहाँ देख लेंगे आप, तो आर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 16 और 25 जोड़ दीजिए, 16 और 25 कितना हो गया 41 प्लस ये कितना है 2 गुणा 20, और कॉस 60 का मान 1/2 होता है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 41 और 20 को जोड़ देंगे तो 61 हो गया रूट में। तो आर की जो वैल्यू आ गई दोस्तों कितनी आ गई इसमें, रूट में 61। छोटा सा न्यूमेरिकल था, इस तरह के न्यूमेरिकल आपसे पूछ सकता है। ठीक है, सिंपल से, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर बी करेक्ट है, ऑप्शन बी। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है दो बलों का परिणामी है, यानी हमें रिजल्टेंट फोर्स पूछा है दो फोर्स का, जिनमें प्रत्येक P/4 के बराबर एंड समकोण पर लगे हैं। मतलब यहाँ पर क्या कह रखा है, हमें दो फोर्स के मैग्नीट्यूड दिए हैं। पहला फोर्स F1 ये भी P/4 दे रखा है, दूसरा फोर्स F2 ये भी P/4 है, दोनों फोर्स सेम है,
ठीक है, बोला भी है द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ईच इक्वल टू p/4, दोनों फोर्स p/4 हैं और दोनों के बीच का जो एंगल है दोस्तों थीटा वो 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है। राइट एंगल को 90 डिग्री कहते हैं समकोण को। यहाँ पर r निकालना है हमें, तो सेम टू सेम पीछे वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, r इक्वल टू अंडर रूट में f1 स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर अपन 16 हो जाएगा ये, प्लस में f2 स्क्वायर, तो ये भी p स्क्वायर अपन 16 हो गया, प्लस 2 f1 f2 कॉस थीटा कॉस 90 डिग्री है और कॉस 90 का मान दोस्तों 0 होता है। आप सभी जानते हैं कॉस 90 का मान 0 होता है, तो यहाँ f1 f2 के ये वैल्यू पुट करने की आवश्यकता भी नहीं है, पूरा पोर्शन ये वाला 0 हो जाएगा। क्लियर ना, इतना पोर्शन ये पूरा 0 हो गया। क्या बच गया, इधर का बच गया, दोनों का नीचे डिनोमिनेटर सेम है, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट में p स्क्वायर, यानी p स्क्वायर जुड़ के 2p स्क्वायर हो गया, नीचे हो गया 16, ये इससे कट जाएगा 8 बार, तो r इक्वल टू आ जाएगा p स्क्वायर, तो हो गया p, 8 का रूट होता है 2√2, तो p/2√2 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा आप सभी को। इसी तरह से आप समझते चलिए क्वेश्चंस को, प्रैक्टिस करते चलिए अपनी, ठीक है। 60 क्वेश्चन है, एक ही लेक्चर में हमें कंप्लीट करने हैं, तो स्पीड को थोड़ा और मेंटेन रखेंगे बना करके इसी तरह से। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी दिक्कत है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ये सेशन कंटिन्यू रहेंगे इसी तरह, टारगेट बैच है हमारा, आपके एग्जाम तक लगातार क्वेश्चन कराएंगे प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, लामी के प्रमेय के अनुसार यदि 3 समतलीय बल साम्यावस्था में है, किसी बिंदु पर कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमसे लामी का थ्योरम पूछा है। लामी थ्योरम आप सभी को पढ़ाया था क्या, अगर एक पॉइंट पे कोई 3 फोर्स लगे हों, यहाँ पर पी क्यू आर दे रखे हैं, पी क्यू और आर, अगर ये 3 फोर्स लगे हैं तो पी के सामने का एंगल अल्फा मान लेते हैं, क्यू के सामने का एंगल बीटा और आर के सामने का एंगल गामा। ये आप सबको पढ़ाया था मैंने बहुत अच्छे से, ठीक है। तो इसमें क्या लेते हैं, फॉर्मूला क्या निकल के आया था, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूँ क्योंकि हमें कम टाइम में डायरेक्ट अटेम्प्ट करने हैं। डिटेल में समझना है तो आप थ्योरी क्लास देख सकते हैं, सब पढ़ा रखा है आपको, ठीक है। तो p/, में इसके सामने का जो एंगल होगा, शेष दोनों बलों के बीच का कोण जो है उसका साइन ले लेते हैं, साइन अल्फा इक्वल टू क्यू के सामने बीटा एंगल है, यानी इन दोनों के बीच का एंगल, तो साइन बीटा इक्वल टू आर के नीचे हो जाएगा साइन गामा। समझ आ रहा है सभी को। तो ऑप्शन देख लीजिए इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, p/sin अल्फा इक्वल टू q/sin बीटा इक्वल टू r/sin गामा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका। पहले क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट है इसका। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यस, जब 2 बल प्रत्येक p के बराबर है, एक दूसरे से 90 डिग्री पर कार्यरत हैं, तो उनका परिणामी ज्ञात कीजिए। बिल्कुल अभी आपको बताया था 2 बल हैं, दोनों का मान सेम है, f1 की वैल्यू भी p है, f2 की वैल्यू भी p है और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। फटाफट से सॉल्व कर दीजिए। अभी कराया था क्वेश्चन आपको इस तरह का, r निकालना है, अंडर रूट में पहले का स्क्वायर p हो गया, दूसरे का स्क्वायर ये भी p हो गया, प्लस 2 इंटू f1 f2 यानी p इंटू p, और कॉस थीटा की जगह 90 डिग्री, कॉस 90 का मान 0 होता है, तो ये पूरा पोर्शन पीछे वाला 0 हो गया। r इक्वल टू अंडर रूट में p स्क्वायर मिलकर 2p स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, 2 तो रूट में आ जाएगा, p स्क्वायर का क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, तो √2 इंटू p। ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है इसका, p√2, ठीक है। p√2 आंसर आ गया, यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। क्लियर सभी को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको रफ करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, yes, when the angle in between two concurrent force P and Q becomes 180 degree, then the resultant R will be। मतलब हमसे यहाँ क्या रखा है, 2 संगामी बल हैं P और Q, इनके बीच का कोण 180 डिग्री है, तो R बताना है कितना होगा। 2 बल हैं, 180 कब होगा, एक सीधी रेखा हो तो इनके बीच का एंगल हमेशा 180 डिग्री माना जाता है। बीच में सपोज पॉइंट लगा लो, यहाँ कोई इस पॉइंट पे काम कर रहे थे, एक बल P इधर हो गया, दूसरा Q ये हो गया, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री हो गया। समझ पा रहे हैं। R हमसे पूछा है, तो R का फॉर्मूला अभी आप सभी को बताया था, R बराबर अंडर रूट में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, कॉस 180 डिग्री। समझ पा रहे हैं दोस्तों। कॉस 180 का मान -1 होता है, आप सभी को पता होगा, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसको -1 रखेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये -2pq हो गया अंडर रूट में। क्लियर। अब ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, फॉर्मूला बन रहा है, तो ये फॉर्मूले से r की जो वैल्यू आएगी क्या आ जाएगी,
अंडर रूट में p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट हट जाएगा ये, इस तरह से आपका जो आर आ जाएगा p माइनस क्यू। p माइनस क्यू देख लीजिए कौन सा है इसमें, तो ऑप्शन ए करेक्ट है इसका दोस्तों, ऑप्शन ए p माइनस क्यू। क्लियर हुआ सभी को? चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विपरीत दिशा में कार्य कर रहे दो बराबर बल F का परिणामी आपको बताना है। दो बराबर बल हैं, एक इधर हो गया दूसरा इधर हो गया, ठीक है, विपरीत दिशा में लग रहा है, ये भी F है ये भी F है। तो विपरीत दिशा में जब कोई फोर्स लगते हैं तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाता है, 180 डिग्री। जस्ट अभी वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई कर देना है। अभी आपने देखा था R निकल के क्या आया था हमारा, P माइनस क्यू, यहाँ पर F माइनस एफ हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे तो F माइनस एफ क्या हो गया दोस्तों, 0 हो गया। बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है। समझ आ रहा है सभी को? एकदम सिंपल क्वेश्चन था, पूरा सॉल्व ना करके आप समझ लीजिए। दो अगर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं तो उन दोनों का डिफरेंस ही रिजल्टेंट फोर्स होता है, ठीक है, 180 डिग्री पे जब लगेंगे तो दोनों को माइनस करेंगे, 0 आ गया। तो आंसर है इसका ऑप्शन डी करेक्ट है इसका, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है यदि P और Q दो बल थीटा कोण पर कार्य कर रहे हैं एवं उनका परिणामी P के साथ अल्फा कोण बनाता है, मतलब यहाँ पर दो कोई फोर्स दे रखे हैं। ये सब के सब क्वेश्चन बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम पर आधारित है, तो आप जरूर देख लें इस रूल को थ्योरी की क्लास में। ये कोई दो हैं, P है ये Q है, ठीक है, इनके बीच का जो एंगल है दोस्तों वो थीटा है। आगे बोला है अगर इनका जो रिजल्टेंट है ये वाला R, ये P के साथ अल्फा एंगल बनाता है तो फॉर्मूला क्या होगा। आप सभी को मैंने पढ़ाया था फॉर्मूला इसका, tan अल्फा इक्वल टू, जो आपका देखो मैंने यहाँ पर F1 F2 लिखा था, यहाँ F1 लिखा था, यहाँ F2 लिखा था थ्योरी की क्लास में। मैंने कहा था ऊपर आता है आपका क्या 2, ऊपर आएगा F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कॉस थीटा, यही बताया था आप सभी को। तो F2 की जगह क्या Q है यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। क्लियर ना? तो Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा कौन सा ऑप्शन है इसमें, Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा, ऑप्शन ए ही करेक्ट है इसका, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों इसका पहला ऑप्शन। क्लियर ना, सभी को समझ आया? तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है tan अल्फा का, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है। न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम के एक पिंड में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है एवं खाली जगह के बराबर होता है। मतलब यहाँ पर हमें क्या दिया है, फोर्स की वैल्यू हमसे पूछी है। हमसे पूछा गया दोस्तों इस क्वेश्चन में F का मान, F बराबर फॉर्मूला ma होता है। m यहाँ दे रखा है, मास दे रखा है 1 kg, कितना 1 kg, तो इसकी जगह हमने 1 kg रख दिया। क्लियर? एंड त्वरण हमें दिया है दोस्तों कितना, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना आ गया 1 kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम न्यूटन कहते हैं दोस्तों। तो ये हो गया हमारा 1 न्यूटन, कितना हो गया 1 न्यूटन। अब इसमें 1 न्यूटन ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में डाइन दे रखा है, तो 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होता है दोस्तों। 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन्स होता है। समझ आ गया सभी को? यह क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट है। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला है फोर्स इज ए, बल एक कैसी क्वांटिटी है दोस्तों, फोर्स एक सदिश राशि है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट, बल एक सदिश राशि है, यानी फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ऑप्शन बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसे रफ कर दें। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ 3 कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट बी इन इक्विलिब्रियम then each force is proportional to the sine of the angle between the other two forces। लामी थ्योरम में डायरेक्टली आपको सीधे दिख रहा है क्या, कि यदि 3 समतलीय बल एक बिंदु पर कार्य कर रहे हों, ये कोई पॉइंट है, इस पर 3 बल लगे हुए हैं ये वाले, ठीक है। आप कोई से भी 3 बल ले सकते हैं, PQR ले सकते हैं आप, या F1 F2 F3 ले सकते हैं। PQR ले लेता हूँ, P के सामने का एंगल अल्फा मान लिया, Q के सामने का एंगल बीटा मान लिया, R के सामने एंगल गामा मान लिया। इसमें क्या बोला है, 3 फोर्स थे किसी पॉइंट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। आगे बोला है इन्होंने कि एक बिंदु पर कार्य कर रहे हो एवं साम्य अवस्था में हो, ये इक्विलिब्रियम में है, तो प्रत्येक बल अन्य 2 बलों के, प्रत्येक बल का मतलब जैसे मैंने P ले लिया,
तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बाकी जो दोनों बल हैं इनके बीच के कोण के साइन के, साइन अल्फा के, एंड Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q इन दोनों के बीच के एंगल के, यानी साइन बीटा के। तो ये थ्योरम आप सबको पढ़ाई थी मैंने, लामी थ्योरम होती है ये क्या होती है दोस्तों, लामी की थ्योरम। ठीक है, लामी की प्रमेय क्या कहती है, यदि किसी भी पॉइंट पर कोई भी तीन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स कार्य कर रहे हो तो प्रत्येक फोर्स का जो मान होता है बाकी दोनों फोर्स के बीच के कोण की साइन के समानुपाती होता है। यही इस क्वेश्चन में कहा गया था। ये लामी थ्योरम है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। ऑप्शन बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। उम्मीद करते हैं सभी को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्करेंट फोर्सेस आर दोज फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन, संगामी बल बताने कैसे बल होते हैं संगामी बल। तो ये तीनों बल भी संगामी बल हैं आपस में, यानी ऐसे बल जिनकी लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट पे आके मिलती है वही संगामी होते हैं। संगामी मतलब हो गया संगम होना, एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, ये भी इसी पॉइंट पे आके मिल रहा है, ये भी इस पॉइंट पे मिल गया, ये वाला भी इसी पॉइंट पे मिल गया, तो जिनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम पॉइंट पे मिलती है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है, लाइज ऑन द सेम लाइन। अगला है मीट एट वन पॉइंट, ऑप्शन बी करेक्ट है इसका, मीट एट वन पॉइंट, एक बिंदु पर मिलती हों। संगामी बल में सभी बलों की क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती हैं, इनको संगामी बल कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है। थीटा कोण पर क्रियाशील दो बल P और Q का परिणामी कैसे व्यक्त किया जाएगा। तो अभी आपको बताया था अगर किसी भी पॉइंट पर कोई दो बल लगे हों P और Q, P ये है और Q ये है, और इनके बीच का एंगल थीटा हो, तो इनका जो R होता है रिजल्टेंट क्या होता है, अंडर रूट में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर और प्लस में 2PQ कॉस थीटा। क्लियर हुआ, 2PQ कॉस थीटा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, अंडर रूट में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। क्लियर हुआ सभी को ये। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लामी प्रमेय के अनुसार। लामी प्रमेय के अनुसार यानी लामी की जो थ्योरम होती है उसके अनुसार क्या होता है। तो पहला ऑप्शन लिखा है तीनों बल बराबर होने चाहिए, जरूरी नहीं है तीनों बल बराबर हो, PQR अलग अलग थे तीनों बल। अगला कह रहा है क्या, तीनों बल एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पे होना चाहिए, ये भी गलत है। ऐसी कोई उसमें स्पेसिफिकेशन नहीं है कि 120 के एंगल पे ही लगे हों, अलग अलग एंगल पे लगे हो सकते हैं, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, आगे कह रहा है बी और डी दोनों ऑप्शन सही है, तो दोनों ही गलत थे ऊपर वाले। तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और ऑप्शन डी में लिखा क्या है, यदि तीनों बल एक बिंदु पर साम्य अवस्था में कार्यरत हो तब प्रत्येक बल अन्य दो बलों की कोण के जिया के समानुपाती होता है। बिल्कुल अभी आपको बताया था कि अगर तीन बल किसी पॉइंट पे काम कर रहे हैं PQR, तो P के सामने का एंगल सपोज मान लिया आपने, P के सामने का एंगल अल्फा, Q के सामने का एंगल बीटा, R के सामने का एंगल गामा। तो फॉर्मूला क्या बताया था, P समानुपाती होगा इन दोनों के बीच की कोण के साइन के, यानी P समानुपाती साइन अल्फा, Q समानुपाती साइन बीटा, R समानुपाती साइन गामा, अभी जो बताया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है इसका, समझ आ गया होगा सभी को। ऑप्शन डी करेक्ट था इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए ध्यान से पढ़िए इसको क्या लिखा है। यदि दो बल क्रमशः 3 किलोग्राम व 4 किलोग्राम एक बिंदु पर परस्पर समकोण पर लगे हैं, R बताना। बिल्कुल सिंपल सा है, यानी कि क्या बोला है इसमें, F1 दे दिया 3 किलोग्राम kg में, यस, और F2 दे रखा है 4 किलोग्राम, क्लियर, और थीटा दे रखा है समकोण यानी राइट एंगल 90 डिग्री। R हमसे पूछा है, हमें पता है cos 90 का मान 0 हो जाता है, तो हम पीछे वाला छोड़ देंगे, सीधे R बराबर क्या लगाएंगे, अंडर रूट में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, 2F1 F2 cos थीटा 0 हो जाएगा क्योंकि cos 90 0 होता है। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 और 9 25 होता है, और 25 का रूट हो जाएगा दोस्तों 5 kg आंसर हो गया इसका। समझ आ गया, 2F1 F2 cos थीटा 0 हो गया हमारा, वो छोड़ दिया हमने। ठीक है, या आप PQ की फॉर्म में ले सकते थे, आप चाहे जैसे लिखो आंसर ही आएगा, 5 kg। ऑप्शन सी करेक्ट है दोस्तों इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है यदि दो समान बल जिनका परिमाण P है थीटा एंगल पर लगे हुए हैं तो इनका परिणामी बताइए क्या होगा। दो समान बल हैं दोस्तों, मतलब फोर्स दोनों आपके P हैं, पहला भी P दे दिया F1 एंड दूसरा F2, ये भी P है, और जो बीच का एंगल है वो थीटा है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, R बताना है। R इक्वल टू अंडर रूट में फॉर्मूला क्या होता है, F1 स्क्वायर मतलब P का स्क्वायर प्लस दूसरे फोर्स का स्क्वायर, ये भी P है, 2F1 F2 मतलब P इंटू P कॉस थीटा। समझ आ रहा है। आगे देखिए P स्क्वायर 2P स्क्वायर हो गया,
और पी मिलकर पी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी 2p स्क्वायर हो गया। और यहाँ कॉस थीटा, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, अंदर से आपका 2 कॉमन आ रहा है और पी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ठीक है। यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा कॉस थीटा। यहाँ तक समझ आया, अंडर रूट में, क्लियर। इसको बाहर ले लीजिए, अंडर रूट से बाहर, तो 2 हो गया रूट में बाहर, और p हो जाएगा आपका स्क्वायर का p बन जाएगा। और इसको सॉल्व कर लीजिए ब्रैकेट के अंदर, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 सेम रहेगा। कॉस थीटा का हाफ एंगल लगा दो जिसमें 1 आता है, -1 आना चाहिए, 1 से 1 कट जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, 1 से 1 कट गया। अब ये वाला 2 भी √2 बनेगा, √2 और √2 मिलकर 2 हो जाएगा, तो 2p और स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 2p कॉस थीटा बाई 2, 2p कॉस थीटा बाई 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो 2p कॉस थीटा बाई 2 ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। समझ आया सभी को, इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्लियर हुआ। चलिए देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स आर दोज फोर्स, यानी नॉन कॉन्करेंट है, कैसे हैं, नॉन कॉन्करेंट एंड नहीं, नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट है, नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट। अगर हिंदी में बात करें तो असमतलीय संगामी, असमतलीय संगामी। असमतलीय मतलब जो एक ही प्लेन में नहीं मिलते हों, और संगामी मतलब जो एक ही पॉइंट पे मिलते हों, मतलब एक प्लेन में नहीं हो लेकिन एक पॉइंट पे मिलते हों, ऐसे फोर्स। तो कौन सा ऑप्शन है, पहला लिखा है एक बिंदु पे मिलते हों, कॉन्करेंट है तो एक बिंदु पे मिलेंगे, इतनी बात तो सही है। आगे लिखा है लेकिन उनकी क्रिया रेखाएं एक समतल पर स्थित नहीं होती हैं, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है इसका, तो हमें आगे ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर हुआ, ठीक है। असमतलीय मतलब एक समतल में नहीं होंगे लेकिन एक बिंदु पर मिलेंगे, संगामी है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का आंसर। समझ आ गया सभी को, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स, इस बार समतलीय संगामी दे दिया, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स यानी समतलीय और संगामी। समतलीय मतलब एक ही प्लेन में स्थित होंगे, संगामी मतलब एक ही बिंदु पर मिलेंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, पढ़िए। पहला है एक बिंदु पर मिलते हो, सही बात है, एक बिंदु पर मिलने चाहिए। आगे है लेकिन उनकी क्रिया रेखा एक समतल में नहीं होंगी, गलत हो गया, क्रिया रेखा भी एक समतल में होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है एक बिंदु पर नहीं मिलती, गलत हो गया, मिलनी चाहिए, संगामी है। तीसरा ऑप्शन है एक ही बिंदु पर मिलती हैं और उनकी क्रिया रेखाएं भी एक ही समतल पर स्थित होती हैं, बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। क्लियर हुआ सभी को। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फोर्सेज विच डू नॉट मीट एट वन पॉइंट, यानी ऐसे फोर्स जो एक पॉइंट पर नहीं मिलते हों। जब एक पॉइंट पर नहीं मिलेंगे तो नॉन कॉन्करेंट हो जाएंगे, यानी असंगामी हो गए, है ना। आधी बात तो इसमें असंगामी की कह रखी है। और आगे बोला है एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाई ऑन द सेम प्लेन, और उनकी लाइन ऑफ एक्शन भी एक प्लेन में नहीं मिलती, तो असमतलीय हो गई। असमतलीय असंगामी, नॉन कॉन्करेंट एंड नॉन कोप्लेनर फोर्स है ये, तो ऑप्शन इसका करेक्ट होगा ऑप्शन, इसमें से कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। असमतलीय संगामी दे रखा, गलत है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा ऐसा। इसमें होना चाहिए था असमतलीय असंगामी, क्योंकि वह बल जो एक बिंदु पर नहीं मिलते वो असंगामी हो गए, और जिनकी क्रिया रेखा एक समतल में नहीं होती वो असमतलीय हो गए। तो असमतलीय असंगामी था जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्लियर हुआ सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। इसी तरह से स्पीड को बनाए रखना है क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है। अगला है फोर्स पॉलीगन मेथड इज एप्लीकेबल फॉर, बल बहुभुज की जो विधि है वो किसके लिए लागू होती है, आपको बताना है इसमें किस फोर्स पर। तो आपने पढ़ा था बल बहुभुज का नियम, एक ही पॉइंट पर जब बहुत सारे फोर्स लगते थे और इनको हम किसी खुले हुए बहुभुज के द्वारा दर्शाते थे, तो इसको बंद करने वाली जो भुजा होती थी वो क्या होती थी, इसका परिणामी होता था। तो ये बल कैसे हैं, जो एक ही पॉइंट पे काम कर रहे हैं, मतलब संगामी बल हैं। तो ऑप्शन कौन सा है इसका, पहला ऑप्शन लिखा है किसी समतलीय बल निकाय, दूसरा लिखा है केवल समांतर बलों के निकाय, तीसरा लिखा है संगामी समतलीय बल निकाय। ऑप्शन सी करेक्ट है क्योंकि संगामी होते हैं बल, ये एक ही पॉइंट पे मिलते हैं, तो संगामी समतलीय करेक्ट आंसर है इसका, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नॉन स्टॉप क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आते हैं, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ करके लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है, यदि कई बल एक बिंदु पर कार्यरत हों तो उनका परिणामी क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर झुका होगा। इस प्रकार tan थीटा क्या होता है। तो आपसे कहा है एक पॉइंट पे बहुत सारे बल लग रहे हैं, ये कई सारे फोर्स आपने लगा दिए ऐसे ऐसे, ठीक है, ये बहुत सारे फोर्स लगे हुए हैं और आपको इसका रिजल्टेंट फोर्स का एंगल दिया थीटा। तो इसमें क्या करते हैं दोस्तों, सभी बलों के एक तो क्षैतिज घटक करते हैं जैसे सिग्मा एच बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। दूसरा हम इसमें वर्टिकल कंपोनेंट करते हैं, सिग्मा वी या सिग्मा एफ वाई भी कहते हैं इसको, ठीक है। हमें यहाँ से अगर आर निकालना हो तो फॉर्मूला होता है हमारा आर इक्वल टू अंडर रूट में सिग्मा एच का स्क्वायर प्लस सिग्मा बी का स्क्वायर। लेकिन अगर हमें रिजल्टेंट का एंगल थीटा दिया है ना, इसकी डायरेक्शन बतानी है, तो सिग्मा बी अपॉन सिग्मा एच होता है, सिग्मा बी अपॉन सिग्मा एच होता है, सिग्मा बी अपॉन सिग्मा एच। तो इसमें कौन सा है ऑप्शन, इसमें है आपका ऑप्शन सिग्मा बी अपॉन सिग्मा एच। ऑप्शन बी करेक्ट है इसका, ठीक है। ऑप्शन बी में है tan थीटा इक्वल टू सिग्मा बी अपॉन सिग्मा एच। क्लियर हुआ सभी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आर का फॉर्मूला पूछा है दोस्तों परिणामी का। तो आपके सामने लिखा है परिणामी का फॉर्मूला ये रहा, अंडर रूट में सिग्मा एच स्क्वायर प्लस सिग्मा बी स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन बी करेक्ट है, सिग्मा बी स्क्वायर प्लस सिग्मा एच स्क्वायर रूट में। समझ आ गया। तो इस क्वेश्चन का कौन सा है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से समझते चलिए, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, पीडीएफ से बाद में रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम व्हेन। 3 बल इक्विलिब्रियम में होंगे, मतलब साम्यावस्था में होंगे। कब होंगे, ऑप्शन ए दिया है बल त्रिभुज बंद होता है, बिल्कुल सही बात है। अगर एक पॉइंट पर 3 बल लग रहे हैं कोई भी ये, तो ये कब होंगे इक्विलिब्रियम में, जब हम ट्रायंगल बनाएं और वो ट्रायंगल हमारा क्या हो जाए, बंद हो जाए, तो ये कह देंगे हम क्या है, ये इक्विलिब्रियम में है तीनों, ठीक है। पहली चीज़, पहला करेक्ट ऑप्शन। दूसरा है द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ 3 फोर्सेस आर कॉन्करेंट। अगर तीनों फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन कॉन्करेंट है, एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं तीनों आकर के, तब भी क्या है, ये साम्यावस्था में होंगे। दूसरा भी करेक्ट है, तो इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, ए एंड बी दोनों, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 फोर्सेस आर एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। मतलब 2 फोर्स हैं जिनमें कि दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री दिया है। थीटा दे रखा है यहाँ पर हमें 120 डिग्री दोस्तों, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। आगे बोला है बड़ा बल 40 न्यूटन है, एक बड़ा बल मान लिया, मतलब हमने मान लिया F1 है, वो 40 न्यूटन है, ठीक है, 40 न्यूटन। आगे कह रहा है परिणामी छोटे बल से लंबवत है। छोटा बल मान लिया F2 है, या फिर इसको मान लो F2, इसको मान लो F1। छोटा वाला बल F1 है, ठीक है, ये वाला मान लिया हमने। ये कौन सा है, छोटा बल, छोटा बल F2 F1। अब इसने बोला है परिणामी छोटे से लंबवत है, यानी कि R का जो F1 से एंगल दिया है, R का F1 से झुकाव दे रखा है, झुकाव वो कितना है, 90 डिग्री है, लंबवत है। तो आपको मैंने इसका डायग्राम बनवाया था दोस्तों। इस डायग्राम में मैंने क्या बताया था आपको, ये होता है पहला बल F1, ये होता है दूसरा बल F2, ये इनके बीच का एंगल रिजल्टेंट R है, ये अल्फा एंगल और ये थीटा एंगल। तो यहाँ पर R अगर F1 के साथ जो कोण अल्फा बनाता है उसका फॉर्मूला आपको बताया था। F1 यहाँ हमने ले रखा छोटा बल F1, तो tan अल्फा इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्या, tan अल्फा इक्वल टू F2 साइन थीटा, F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कॉस थीटा। क्लियर। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो ये 90 डिग्री है अल्फा का मान, तो यहाँ से tan 90 हो गया, ये इक्वल टू tan 90 रख दिया। आगे F2 का मान 40 है, 40 रख दिया, साइन थीटा की जगह 120 डिग्री अपॉन F1 निकालना है, F2 40 कॉस 120 डिग्री। 90 tan 90 का मान 1/0 हो जाएगा, इनफाइनाइट होता है, इधर हो जाएगा 40 साइन 120 डिग्री अपॉन F1 प्लस 40 कॉस 120 डिग्री। क्लियर। अब ये तो चला क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये तो चला गया 0 में, ये हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से क्या आ जाएगा दोस्तों, ये तो यहाँ से आ गया ये हमारा F1 प्लस 40 कॉस 120 डिग्री इक्वल टू 0, ठीक है। कॉस 120 का मान कितना होगा, -1/2,
cos 120 होता है दोस्तों माइनस का 1/2, माइनस आगे लगा दिया तो बचेगा 40, काट दो इससे 20 बार कट गया, इधर ले जाओ तो F1 की जो वैल्यू है कितनी आ गई 20 न्यूटन। ये मैंने सब थ्योरी क्लास में इस तरह के बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको करा रखे हैं। 20 न्यूटन आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका, समझ सकते हैं आप। स्पीड इसी तरह से रहेगी, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है इसलिए, ठीक है। स्पीड को और कम नहीं कर सकते, फिर भी दिक्कत आ रही है समझने में तो आप कमेंट करके लिख देंगे हमें, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो बल P और Q का परिणामी R है, यदि Q 2 गुना कर दें तो नया परिणामी P से लंबवत हो जाएगा। सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसको सॉल्व करके देखेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, मैं आंसर बता देता हूँ, इसका ऑप्शन भी करेक्ट आएगा, Q बराबर R। सेम ऐसे ही करना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसे ही। थ्योरी की क्लास देख लेना, बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम वाली, उसमें न्यूमेरिकल कराए हैं, वहाँ मिल जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइम बचाने के लिए छोड़ दिया, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन था ये। अगला है एसआई मेथड में बल और ऊर्जा की इकाई क्या है। फोर्स का मात्रक क्या होता है एसआई यूनिट में दोस्तों, न्यूटन होता है। और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है एनर्जी का, जूल होता है, जूल, ठीक है, न्यूटन एंड जूल। तो ऑप्शन कौन सा है इसमें, ऑप्शन है ऑप्शन सी करेक्ट है, न्यूटन एंड जूल एसआई, ठीक है, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड के संवेग को 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कैसी होगी। संवेग को 2 गुना कर दें, संवेग मोमेंटम कहते हैं इंग्लिश में, इसको 2 गुना कर रहे हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा बतानी है। उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो जो संवेग और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, 1/2 mv² होता है, हाफ mv² कहते हैं काइनेटिक एनर्जी को, ठीक है। अब संवेग क्या होता है दोस्तों, संवेग होता है हमारा P बराबर mv, आप सब ने पढ़ा होगा फिजिक्स में ये फॉर्मूला mv। तो यहाँ से हम m और b अलग निकाल लेते हैं पहले, क्या हो जाएगा 1/2 m इंटू वी, और पीछे इंटू में v अलग कर दीजिए। अब इस mv को 2 गुना करना है हमें, इस mv की जगह 2 mv कर देना है, बिकॉज 2 गुना है। जब हम इसको 2 mv करेंगे तो 1/2 इंटू 2 mv, और इंटू में ये v था, 2 को आगे रख दीजिए तो बाकी क्या बचेगा, 2 आगे कर लिया, 1/2 सेम रहा, m इंटू b², ठीक है। तो कितना आ गया, ये भी आपका 2 गुना आ गया, कितना 2 गुना हो जाएगा। अगर हम संवेग 2 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा भी 2 गुना हो जाएगी, तो 2 गुना बढ़ जाएगी। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है दोस्तों, 2 गुना बढ़ जाएगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 6 न्यूटन एवं 8 न्यूटन के 2 बल जो एक दूसरे के समकोण पर कार्य कर रहे हों तो इनका परिणामी होगा। यानी हमें 2 फोर्स दे रखे हैं, एक फोर्स दिया है हमें दोस्तों F1 इक्वल टू 6 न्यूटन एंड F2 इक्वल टू 8 न्यूटन, ये 2 फोर्स हैं। एंड ये दोनों फोर्स आपस में 90 डिग्री के एंगल पर हैं, यानी थीटा दे दिया हमें 90 डिग्री। और हमसे R की वैल्यू पूछी गई है इस क्वेश्चन में। तो R का फॉर्मूला आप सभी अच्छे से जानते हैं, अंडर रूट में F1 का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, प्लस F2 का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, प्लस 2 F1 F2 यानी 6 इंटू 8 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, यहाँ 90 पुट कर देंगे, क्लियर। अंडर रूट में 6 का स्क्वायर 36 हो गया, प्लस 8 का स्क्वायर 64 हो गया। कॉस 90 का मान 0 होता है तो पीछे वाला पूरा टर्म हो जाएगा 0। तो यहाँ से कितना हो गया, ये 100 हो गया, 64 और 36 हो गया 100, और 100 का रूट होता है 10। तो ये आपका रिजल्टेंट आर की वैल्यू आ गई 10 न्यूटन। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी करेक्ट है, इसका 10 न्यूटन। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा दोस्तों। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन, इसे रफ कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 2 बलों के बीच का कोण होगा जब परिणामी क्रम से अधिकतम और न्यूनतम हो। यानी हमें क्या बताना है, हमें बताना है दोस्तों इसमें एंगल बताना है। जब आर की वैल्यू मैक्सिमम हो, आर की वैल्यू कैसी हो, मैक्सिमम हो, तब एंगल क्या होगा, और आर की वैल्यू मिनिमम हो तब एंगल क्या होगा। तो आप बताइए, आपको 2 फोर्स दे रखे हैं, उनके बीच का आर मैक्सिमम कब होगा। मैक्सिमम सबसे ज़्यादा आर का मान कब आएगा, जब दोनों, जैसे 2 फोर्स है पी और क्यू, दोनों को जोड़ दें तो वो वैल्यू हमारी मैक्सिमम आएगी, और अगर दोनों को घटा दें पी माइनस क्यू तो ये वैल्यू हमारी मिनिमम होती है, ठीक है। तो दोनों को जोड़ दें तो ये ऐसी कंडीशन कब बनेगी, जब दोनों जुड़ जाएं आपके। तो देखिए आपने आर का फॉर्मूला पढ़ रखा है, अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, या F1 F2 भी बोल सकते हैं आप इसको,
2pq cos थीटा, ठीक है। अब आप देखिए थीटा यहाँ कितना रखें, अगर मैंने यहाँ पर थीटा को, इस कॉस थीटा को 180 डिग्री रख दिया, कितना 180, तो कॉस 180 का मान दोस्तों -1 होता है। -1 होने पर यह आ जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, यानी p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। डेट मीन्स स्क्वायर से रूट हटेगा तो क्या बचेगा, p माइनस क्यू। तो p माइनस क्यू लाने के लिए तो 180 डिग्री होना चाहिए, यानी मिनिमम के केस में 180 डिग्री थीटा की वैल्यू होनी चाहिए। क्लियर। और p प्लस क्यू कब आएगा, जब ये प्लस का 1 आए, और प्लस का 1 कब आता है, जब इसका मान 0 हो। थीटा को 0 रखेंगे तो +1 हो जाएगा, डेट मीन्स थीटा 0 आएगा तब ये p प्लस क्यू आएगा। समझ पा रहे हैं। तो मैक्सिमम के लिए 0 डिग्री, मिनिमम के लिए 180 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, पहले मैक्सिमम दिया है, बाद में मिनिमम, रिस्पेक्टिवली लिखा है, क्रम से बताना है। तो मैक्सिमम के केस में 0, मिनिमम के केस में 180 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0 एंड 180 डिग्री। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐसे बल जो एक बिंदु पर मिलते हैं और उनकी क्रिया रेखाएं भी एक ही समतल में होती हैं। ऐसे कौन से फोर्स होते हैं दोस्तों जो एक पॉइंट पर मिलते हैं, जो एक ही पॉइंट पर मिलते हैं फोर्स, इन फोर्स को हम संगामी बल कहते हैं, कॉन्करेंट फोर्स कहते हैं। और एक ही समतल में हो तो इनको समतलीय बल कहते हैं, यानी कोप्लेनर। तो ये हो गया आपका कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स, कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स, कोप्लेनर, ठीक है। कॉन्करेंट कोप्लेनर मतलब समतलीय संगामी बल, ठीक है। तो समतलीय संगामी कौन सा है इसमें, ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, समतलीय संगामी बल ऑप्शन ए करेक्ट है। कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स, यानी कॉन्करेंट कोप्लेनर या कोप्लेनर कॉन्करेंट कह दीजिए आप, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए मूव करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रिपीटिंग क्वेश्चन है, पहले भी हम इसको कर चुके थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि का उदाहरण नहीं है। हमें बताना है कौन सदिश नहीं है। दैट मीन्स अगर विस्थापन की बात करें, डिस्प्लेसमेंट सदिश होता है, क्योंकि एक निश्चित डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होती है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। विस्थापन भी सदिश है। वेग वेलोसिटी की बात करें, ये भी सदिश है। संवेग मोमेंटम भी सदिश है। लेकिन यहाँ पर लंबाई जो होती है दोस्तों, वह एक अदिश राशि होती है, लंबाई सदिश नहीं होती है। तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर सभी को, आंसर इसका सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस, वह बल जिसकी क्रिया रेखा एक ही तल पर अवस्थित होती है उसे जाना जाता है, यानी द फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन लाइज ऑन द सेम प्लेन। सेम प्लेन पर जो होती है कोप्लेनर होता है, सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब है जो एक ही समतल में होते हैं उन्हें समतलीय बल कहते हैं, कोप्लेनर फोर्स। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। इसी तरह से स्पीड से क्वेश्चंस को समझते चलिए, आपको इंटरेस्ट भी आएगा, मजा भी आएगा, ठीक है। एंड कमेंट करके जरूर बताएंगे क्लास कैसी लगती है आपको, तो आगे हम कंटिन्यू कर सकें। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स डील्स विद, यानी जो हमारा इंजीनियरिंग यांत्रिकी है ये किससे संबंधित है। स्टैटिक्स, तो ये भी मैकेनिक्स की एक ब्रांच है। काइनेमेटिक्स, ये भी मैकेनिक्स की ही ब्रांच है। काइनेटिक्स, ये भी मैकेनिक्स की ब्रांच है। यानी ये ऑप्शन सभी करेक्ट हैं, ये सभी मैकेनिक्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, बल बहुभुज, यानी वह बल बहुभुज जो साम्यावस्था में बलों के एक समूह को प्रदर्शित करता है। द फोर्स पॉलीगन रिप्रेजेंटिंग ए सेट ऑफ फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम इज ए। आप खुद बताइए कोई भी ऐसा पॉलीगन जो सभी फोर्सों को साम्यावस्था में प्रस्तुत करेगा, इक्विलिब्रियम में प्रस्तुत करेगा, तो वह एक क्लोज पॉलीगन होगा। यानी जब किसी भी एक पॉइंट पे बहुत सारे फोर्स काम करते हैं दोस्तों, और जब हम इनको क्या करते हैं, पॉलीगन, ओपन पॉलीगन से दर्शाते हैं। ऐसे करके हमने ओपन पॉलीगन बना दिया, सपोज कोई इस तरह से, यूं ऐसे और ऐसे, ठीक है। जब ये खुला रहता है तो इसके बीच में रिजल्टेंट फोर्स आर आ जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये आपका एक बंद बहुभुज बन जाता है, ठीक है। तो बंद बहुभुज जो होगा वो संतुलन की अवस्था या साम्य अवस्था को दर्शाता है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसका, क्लोज पॉलीगन, ऑप्शन सी करेक्ट है दोस्तों। बंद बहुभुज हमेशा फोर्सों का जो आपका इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है उसे दर्शाएगा। क्लियर।
ऑप्शन सी हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दो बल P और Q एक समान सीधी रेखा में हैं लेकिन विपरीत दिशा में कार्यरत हैं और P Q से बड़ा है, तो उनका परिणामी क्या होगा। ये क्वेश्चन दोबारा से आया है, बस लैंग्वेज चेंज है। यानी कि किसी पॉइंट पर अगर दो फोर्स काम कर रहे हैं विपरीत दिशा में इस तरह से, ठीक है, एक मान लिया P है एक Q है, बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री है। आपको मैंने R की वैल्यू बताई थी निकालना, या तो आप पूरा फॉर्मूला अप्लाई कर दो, हालांकि आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। जब दो फोर्स विपरीत दिशा में लगते हैं और उनका हमें परिणामी पूछा जाए तो हमने पीछे निकाला था P माइनस Q आता है। कैसे आता है 1 मिनट में दिखा देते हैं। फॉर्मूला होता है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह 180 डिग्री, कॉस 180 का मान होता है दोस्तों -1, तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2PQ, बिकॉज कॉस 180 को -1 रख दिया। ये हो जाएगा रूट में कितना P माइनस Q का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट हट जाता है तो P माइनस Q बचा। समझ पा रहे हैं? आप डायरेक्ट याद कर लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्लियर हुआ सभी को? ये विपरीत बल का मतलब है दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है। इस केस में P माइनस Q आएगा। जो बल बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस कर देते हैं। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। क्लियर हुआ सभी को? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि किसी कण पर कार्य करने वाले 3 बल साम्य अवस्था में हो तो उनमें से प्रत्येक खाली जगह के समानुपाती होगा। इट 3 forces acting on a particle are in equilibrium then each of them is proportional to the। आप सभी को बताया था मैंने क्या, अगर एक पॉइंट पर 3 फोर्स काम करते हैं, किसी भी पॉइंट पर ये 3 फोर्स काम कर रहे हैं और ये कैसे हैं आपके, ये आपके संतुलन में है या फिर साम्य अवस्था में है, इक्विलिब्रियम में है। तो ये लामी थ्योरम में बताया गया था। जैसे F1 है, ये F2 है और ये F3 है, तो इसके सामने का एंगल सपोज हमने अल्फा ले लिया, F2 के सामने बीटा ले लिया, F3 के सामने गामा ले लिया, तो F1 किसके समानुपाती होगा दोस्तों, शेष दोनों बलों के बीच के कोण के साइन के, यानी साइन अल्फा के समानुपाती होगा। कोई सा भी बल ले लो, F2 लेंगे आप तो F2 के लिए शेष दोनों बल ये और ये, इनके बीच का एंगल बीटा, तो साइन बीटा हो गया। इसी तरह F3 के लिए साइन गामा हो गया। तो क्या कह देंगे हम, शेष दोनों बलों के या अन्य दोनों बलों के बीच के कोण की जिया के समानुपाती होता है। तो ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू, यानी अन्य दो बलों के बीच के कोण की जिया के समानुपाती होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, यदि किसी बल व्यवस्था में बलों की क्रिया रेखा एक बिंदु पर मिले तो ऐसे बल कहे जाते हैं। इफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस इन ए सिस्टम ऑफ फोर्स मीट एट ए पॉइंट देन दीज फोर्सेस आर कॉल्ड। यानी अगर एक ही पॉइंट पे मिलते हैं फोर्स तो क्या कहते हैं, कई बार पढ़ चुके, अब तक आपको रट गया होगा अच्छे से। एक ही पॉइंट पे अगर सभी फोर्स मिलते हो तो इनको कहते हैं संगामी बल, कॉन्करेंट फोर्स। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कॉन्करेंट फोर्सेस यानी संगामी बल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एसआई प्रणाली में दाब की इकाई सामान्यतः किसके द्वारा व्यक्त की जाती है। दाब का मात्रक बताना, दाब का यानी प्रेशर की, दाब बराबर होता है बल बट्टे क्षेत्रफल। ठीक है, आप इंग्लिश में कह सकते हैं प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है दोस्तों, एरिया होता है मीटर स्क्वायर में, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है दाब का मात्रक। क्लियर हुआ सभी को? ऐसा ही मात्रक क्या होता है प्रेशर का, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि दो बल साम्य अवस्था में हैं तो बलों को होना चाहिए। अगर दो बल हमारे इक्विलिब्रियम में है तो कैसे होने चाहिए, ऑप्शन पढ़ते हैं। पहले ऑप्शन में लिखा है परिमाण में बराबर हो, जो बल इक्विलिब्रियम में होंगे वो परिमाण में बराबर होने चाहिए। दूसरा लिखा है दिशा में विपरीत होने चाहिए और एक ही रेखा पर कार्यरत होने चाहिए। तो देखो, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ये है आपकी कोई बॉडी, ध्यान से सुनेंगे ठीक है, थोड़ा इधर बना देते हैं, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ऑप्शन ध्यान से पढ़ेंगे आप इसके। ये कोई बॉडी है, अब ये बॉडी कब रहेगी दोस्तों इक्विलिब्रियम में, जब इस पर दो फोर्स काम करें और दोनों बराबर हों। पहला फोर्स दूसरा फोर्स दोनों बराबर हों, दिशा विपरीत हो, जितना इधर खींच रहा है उतना इधर खींचे, बॉडी कहीं नहीं जाएगी, ठीक है, मूव नहीं करेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी।
तो समान परिमाण के हो गए, विपरीत दिशा में हो गए और एक ही लाइन पर ये काम कर रहे हैं। दिखाई दे रहा है सभी को? तो क्या हो जाएगा, इसके पहला, दूसरा, तीसरा तीनों करेक्ट हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो गया दोस्तों, इसके तीनों सही थे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है लामीज थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर। लामी प्रमेय का उपयोग किया जाता है केवल कौन से बलों के लिए हम लामी थ्योरम का प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो आप सभी को बताया था मैंने लामी थ्योरम में कैसे फोर्स होते हैं। 3 फोर्स होते हैं जो किसी एक पॉइंट पे काम करते हैं। एक पॉइंट पे काम कर रहे हैं, संगामी हो गए, और एक ही प्लेन में होंगे तो समतलीय भी हो गए। कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स होने चाहिए, समतलीय संगामी बल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट फोर्सेस, समतलीय एवं संगामी बल। यानी कि जो लामी का प्रमेय होता है वो कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स के लिए एप्लीकेबल होता है। कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स के लिए, समतलीय संगामी बलों के लिए लामी का प्रमेय यूज किया जाता है। क्लियर हुआ? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 किलोग्राम बल खाली जगह के बराबर होता है। 1 किलोग्राम बल किसके बराबर होता है दोस्तों? आपसे पूछा है 1 kg। तो आप सभी को अच्छे से पता है 1 kg इक्वल टू 9.81 न्यूटन होता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आपने W बराबर फॉर्मूला पढ़ा होगा mg। क्लियर? अगर W का मात्रक न्यूटन होता है, इसका मात्रक क्या होता है? kg होता है। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, जब kg से न्यूटन बनाते हैं तो हम g की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि एक बड़ा है आपका किलोग्राम। क्लियर हुआ ना सभी को? तो 9.81 न्यूटन हो जाएगा। क्लियर ना? हाँ, जी की वैल्यू से गुणा कर देते हैं, यानी 1 किलोग्राम इक्वल टू 9.81 न्यूटन होगा। तो 9.8 ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। क्लियर हुआ सभी को? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट डेटा है ये, कई बार जेई में भी पूछा गया है क्वेश्चन, तो आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एसआई पद्धति में बल का मात्रक है, द यूनिट ऑफ फोर्स। यूनिट ऑफ फोर्स अच्छे से जानते हैं, फोर्स की यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट बतानी है, न्यूटन होती है। ठीक है, ऊपर भी लिखा आपके सामने, एसआई मात्रक न्यूटन होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, बहुत टफ नहीं आने वाला एग्जाम। ठीक है, और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो बहुत ज्यादा लेंथी न्यूमेरिकल आपको दे दिया जाए। छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे जो 2 मिनट के अंदर आप कर सकें क्वेश्चन को, बिकॉज आपको टाइम भी 90 मिनट का दिया गया, तो इसी हिसाब से क्वेश्चन आएंगे आपके। अगला है 90 डिग्री के कोण पर लगने वाले 2 बल P1 और P2 का परिणाम किसके द्वारा दिया जाता है? ये परिणामी होगा, यहाँ पर परिणामी किसके द्वारा दिया जाता है? द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्स P1 एंड P2 एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इज गिवन बाई। यानी 2 फोर्स हैं P1 P2, आप खुद बताएंगे 2 फोर्स हैं P1 एंड दूसरा है P2, और थीटा दे रखा है 90 डिग्री। तो आप रिजल्टेंट निकाल दीजिए। फॉर्मूला सभी को पता है, पहले बल का स्क्वायर प्लस दूसरे बल का स्क्वायर प्लस 2 P1 P2 कॉस थीटा, थीटा दे रखा है 90 डिग्री। कॉस 90 का मान होता है 0, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो पीछे वाला पूरा टर्म 0 हो गया ये वाला। तो क्या बच गया? ये रूट में P स्क्वायर प्लस रूट में P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। तो ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें, अंडर रूट में P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। आई होप सो सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपके समांतर चतुर्भुज के रिपीट हो रहे हैं, और विश्वास मानिए कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। लामी थ्योरम, समांतर चतुर्भुज का नियम, इन सबसे संबंधित। इसीलिए पहला जो चैप्टर था आपका, पहला और दूसरा चैप्टर, उसकी थ्योरी की क्लास जरूर देख लें आप, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। बिकॉज अगर आपको पहले तो जिन्होंने क्लास देखी है उनको अच्छे से समझ आ रहे होंगे क्वेश्चन, जिनको नहीं भी समझ आ रहे हैं तो मुश्किल से 1 से 2 घंटा आपको देना है अपना। आप थ्योरी की क्लास देखने के बाद इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बलों जिनकी क्रिया रेखा एक दूसरे के समांतर हो और उसी दिशा में कार्य करती हो, यानी कि ऐसे फोर्स जिनकी लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल हो। जैसे ये कोई लाइन है, हमने इस पर एक फोर्स ये लगा दिया, पहला फोर्स F1, दूसरा फोर्स बिल्कुल इसके समांतर लगा दिया, जैसे ये लग रहा है इसी के पैरेलल दूसरा फोर्स लगा दिया, और दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो समांतर भी है और समदिश भी है ये, यानी कि लाइक पैरेलल फोर्स है ये। कैसे? इन्हें कहते हैं हम लाइक पैरेलल फोर्स। दोस्तों ये लाइक पैरेलल फोर्स हैं। ठीक है, लाइक मतलब समदिश, पैरेलल मतलब समांतर, समदिश समांतर बल। तो इसका ऑप्शन कौन सा है इसमें? लाइक पैरेलल फोर्स, ऑप्शन सी करेक्ट है, समदिश समांतर बल। क्लियर हुआ सभी को दोस्तों? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना।
मुझे बहुत तेज़ बोलना पड़ता है बिकॉज बाहर ना बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चलती रहती हैं, शोर होता है काफ़ी ज़्यादा, तो प्लीज़ करके आप इधर कॉन्सेंट्रेट रखें, ठीक है, डिस्टर्ब बिल्कुल ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, दो बल 120 डिग्री के कोण पर कार्य कर रहे हैं, यदि उच्चतम बल 50 kg है और उनका परिणामी लघुत्तम बल के साथ लंबवत है तो लघुत्तम बल होगा। इस तरह का क्वेश्चन पीछे हम कर चुके हैं, मैं फिर भी एक बार फिर से इसको क्लियर कर देता हूँ। दो फोर्स हैं जिनके बीच का एंगल थीटा कितना दे रखा है, 120 डिग्री, 120 डिग्री के एंगल पर लगे हैं। इनमें से जो बड़ा वाला बल है उच्चतम बल, सपोज मैंने मान लिया इसको उच्चतम बल हमारा P2 है, तो F2 है। देखिए मैं उच्चतम बल को जिसके साथ R जो एंगल बनाता है ना परिणामी बल, उसको हमेशा F1 लीजिएगा आप, क्योंकि हमने जब समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ा था दोस्तों, तो ये जो R है ये F1 से अल्फा एंगल बना रहा था और हमें इसका tan अल्फा का फॉर्मूला पता था, तो इसीलिए जिसके साथ R बनाएगा एंगल उसको हम मानेंगे F1, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। तो इस क्वेश्चन में कह रखा था परिणामी जो है वो लघुत्तम बल के साथ लंबवत है, तो ये परिणामी इस लघुत्तम के साथ दे रखा है, तो हम इसको F1 मानेंगे जो छोटा वाला है। और वैल्यू हमें क्वेश्चन में बड़े बल की दे रखी है, तो बड़ा बल दिया 50 kg, तो हम इसको कह देंगे 50 kg है ये, क्लियर। F1 हमने मान लिया छोटा बल है जो हमें निकालना है इस क्वेश्चन में, और अल्फा दे रखा है यहाँ पर 90 डिग्री, यानी ये जो R है इसके साथ जो एंगल बनाता है वो 90 डिग्री का बना रहा है। तो अब इस केस में क्या करेंगे आप, सबसे पहली चीज़ अल्फा दिया है तो tan अल्फा का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है, F2 sin थीटा अपॉन F1 प्लस F2 cos थीटा। अल्फा tan अल्फा 90 है तो tan 90 हो जाएगा, ये tan 90 इक्वल टू हो गया F2 की वैल्यू 50 दे रखी है, sin थीटा दे रखा है 120 डिग्री। F1 कितना दिया दोस्तों, F1 निकालना है, F2 50 है, cos 120 डिग्री। यहाँ तक क्लियर हुआ। इस tan 90 को क्या कह देंगे हम 1/0, क्योंकि tan 90 का मान इनफाइनाइट होता है जिसे 1/0 कहेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी आपकी, क्या आ जाएगा F1 प्लस 50 cos 120 डिग्री इक्वल टू 0, इसका 0 मल्टीप्लाई हो गया। अब cos 120 का मान कितना होता है, तो cos 120 को 180 माइनस 60 कह सकते हैं, यानी कि दूसरे एंगल में माइनस में आएगा तो माइनस में वैल्यू आएगी 1/2, कितनी आएगी इसकी वैल्यू -1/2। F1 ये प्लस है 50 इंटू में यहाँ लिख दिया -1/2 इक्वल टू 0, कट के -25 आ गया, इसको इधर ले गए तो प्लस का 25 हो जाएगा। F1 यहाँ से कितना आ जाएगा 25 न्यूटन, क्लियर हुआ। तो इसका ऑप्शन न्यूटन में नहीं सॉरी केजी में था, तो 25 केजी हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसका, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका। क्लियर हुआ सभी को क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन मैंने बहुत सारे कराए हैं थ्योरी की क्लास में, आप एक बार जरूर देख लो उस क्लास को जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। समतलीय बलों के किसी भी निकाय के लिए संतुलन की स्थिति यह है कि, यानी हमें कोप्लेनर फोर्स के इक्विलिब्रियम की कंडीशन बतानी है। क्या है, तो कोप्लेनर फोर्स के इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए पढ़ेंगे ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है सभी बलों के क्षैतिज घटकों का बीजगणितीय योग 0 होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, हमें पता है संतुलन की अवस्था में क्या होता है, सिग्मा Fx बराबर 0 होता है, सिग्मा Fy बराबर 0 होता है और सिग्मा M बराबर 0 होता है। ये हमारी संतुलन की अवस्था होती है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। तो पहले ऑप्शन में कह रखा था क्षैतिज घटकों का बीजगणितीय योग 0 होता है, पहला करेक्ट। दूसरा कहा है सभी बलों के ऊर्ध्वाधर घटकों का बीजगणितीय योग 0 होता है, वर्टिकल कंपोनेंट भी 0 होंगे, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है किसी भी बिंदु के सापेक्ष सभी बलों के आघूर्णों का बीजगणितीय योग 0 होता है, यानी मूवमेंट का सम भी 0 होता है। तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं दोस्तों, एकदम सही है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। उपरोक्त में से सभी आंसर आपके सही हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्विबल पिंड साम्यावस्था में होगा जब इस पर कार्य करने वाले दोनों बल रिक्त स्थान होंगे, यानी a two force body will be in equilibrium when two forces acting on it are, यानी दो फोर्स आपके दोस्तों कब होंगे बराबर, ये आपको बताना, मतलब कब होंगे संतुलन में, ये बताना है आपको, ठीक है। साम्यावस्था में कब होंगे, तो पहला लिखा है कोलिनियर होने चाहिए, संरेख मतलब एक ही रेखा पे काम करने चाहिए। दूसरा लिखा है इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में समान होने चाहिए। तीसरा लिखा है अपोजिट यानी विपरीत होनी चाहिए। तो जस्ट अभी बताया था, जब भी आपसे दो बल की बात करेगा तो वे दोनों कब होंगे संतुलन में, जब विपरीत दिशा में लगे, दिशा विपरीत हो, मैग्नीट्यूड दोनों का समान होना चाहिए और एक ही लाइन पे काम करनी चाहिए। तो पहले ऑप्शन में था क्या,
संरेख, तो संरेख हैं दोनों एक ही लाइन पर लग रहे हैं। दूसरा ऑप्शन था मैग्नीट्यूड में इक्वल होने चाहिए, तो इक्वल मैग्नीट्यूड के ये भी एफ ये भी एफ। तीसरा ऑप्शन है विपरीत डायरेक्शन में होने चाहिए, तो वो भी बात सही है। तो ये क्या हो गया आपका, दो बलों के संतुलन की अवस्था है, साम्य अवस्था है। क्लियर हुआ, तो ऑप्शन डी करेक्ट है इसका, ऑल ऑफ द एबव। अब मैं यहाँ क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको इजी लग रहे होंगे, लेकिन विश्वास मानिए ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। जब तक आप एक बार क्वेश्चन नहीं देख लेते तब तक आपको डर रहता है। अब आपने देख लिया, अब आपको पहले दूसरे चैप्टर में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली, और आप एग्जाम से पहले काफ़ी मोटिवेटेड रहेंगे और अच्छे से करके आएंगे। ठीक है, थ्योरी की क्लास और ये टारगेट वाइज दोनों को अच्छे से कवर कर लें एग्जाम से पहले। विश्वास मानिए, अगर आपके 40+ नंबर नहीं आए तब कहिएगा, मैं 50 की गारंटी नहीं ले रहा, लेकिन फिर भी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, 40+ नंबर इजीली ले आएंगे। सबसे प्लस पॉइंट ये आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप सभी क्वेश्चंस को टिक कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आप सही मायने में पढ़े हैं तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्सेस विच मीट एट वन पॉइंट बट देयर लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाई इन ए प्लेन आर कॉल्ड, यानी कि एक पॉइंट पे तो मीट करते हैं, मिलते हैं, लेकिन उनकी क्रिया रेखा एक समतल में नहीं है। तो जो एक पॉइंट पे मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संगामी कहते हैं, संगामी। और क्रिया रेखा अगर उसकी एक समतल में नहीं है तो उसे असमतलीय बल कहते हैं, असमतलीय। ठीक है, संगामी असमतलीय बल हो गई है। तो ऑप्शन कौन सा है इसका, ऑप्शन बी करेक्ट है, असमतलीय संगामी बल। ठीक है, नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स। क्लियर हुआ दोस्तों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिणामी बल पता करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए, रिजल्टेंट फोर्स निकालने के हमने दो मेथड पढ़े थे, एक एनालिटिक मेथड, दूसरा ग्राफिकल मेथड। लेकिन हम इन दोनों मेथड को मिला के, यानी आर निकालने का जो विधि होती है, जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम दोस्तों, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है इसका, कंपोजिशन। कंपोजिशन क्यों कहेंगे, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था दोनों मेथड को मिला के हम कंपोजिशन मेथड कहते हैं, यानी संयोजन कहते हैं। ठीक है, इसको एनालिटिक मेथड से भी निकाल सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से भी निकाल सकते हैं, तो इसीलिए हम इसको कंपोजिशन कहते हैं। ठीक है, आर निकालने को, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे आपके, जल्दी कवर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बल जिसके द्वारा पिंड पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होता है। आप सभी फिजिक्स में काफी अच्छे से पढ़े हैं इसको। ऐसा फोर्स, जैसे कोई बॉडी है, इस बॉडी का क्या होगा, इसका सेंटर पर इसका खुद का भार काम करेगा, जो पृथ्वी के केंद्र की ओर नीचे को कार्य करता है हमेशा। तो इसका भार होता है किसी बॉडी का W = mg, ये हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर क्या होता है, काम करता है, हमेशा नीचे को लगेगा। किसी भी बॉडी का वेट हो, आप किसी बॉडी को ऊपर से छोड़ देंगे, वो हमेशा नीचे को आके गिरेगी। क्यों, उसके स्वयं के भार के कारण। जिसका जितना ज्यादा वेट होगा उतनी तेजी से वो नीचे आएगी। क्लियर ना, तो भार बोलेंगे इसको। भार की डेफिनेशन क्या होती है, तो बल जिसके द्वारा पिंड पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होता है, क्या कहलाता है, भार कहलाता है। द फोर्स बाई विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड वेट। क्लियर, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक बिंदु पर कार्य करने वाले तीन बल साम्य अवस्था में हैं, तब बल और विपरीत कोण की जिया का अनुपात स्थिर रहता है केवल जब सभी बल होते हैं। सभी बल कैसे होने चाहिए इस केस में दोस्तों, फिर से रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को, इंग्लिश में पढ़ लीजिए ध्यान से। इफ 3 फोर्सेस एक्ट एट ए पॉइंट, अगर एक पॉइंट पे तीन बल काम कर रहे हैं, आर इन इक्विलिब्रियम, और वो इक्विलिब्रियम में है, तो देन द रेशियो ऑफ द फोर्स टू द साइन ऑफ अपोजिट एंगल, फोर्स ले लिया और अपोजिट एंगल का साइन ले लिया। लामी थ्योरम की बात कर रहे हैं यहाँ पर कुल मिला के। अगर एक पॉइंट पे फोर्स काम कर रहे हैं, कोई भी तीन फोर्स, ठीक है, F1 F2 F3, इसके सामने का एंगल अल्फा मान लिया, अपोजिट एंगल सामने वाला, F2 के सामने का बीटा मान लिया, F3 के सामने का आपने गामा मान लिया। तो इसमें बोला ये गया है क्या, F1 अपॉन अपोजिट एंगल क्या है, साइन अल्फा, यानी कि प्रत्येक बल अपोजिट एंगल की साइन का जो रेशियो होता है F1 अपॉन साइन अल्फा, ये कैसा होता है आपका, ये स्थिर रहता है, ये कांस्टेंट होता है। F2 अपॉन साइन बीटा कह देंगे आप, F3 अपॉन साइन गामा कह देंगे, ठीक है, इस तरह से साइन गामा। तो ये बोल रहा है इसमें ये जो बल होंगे तीनों, ये किस तरह के होने चाहिए। पहला ऑप्शन लिखा है आपका इनवर्ड यानी आंतरिक, दूसरा लिखा है आउटवर्ड यानी बाह्य। तो दोस्तों दोनों तरह के हो सकते हैं ये। यहाँ तो हमने बाहर की ओर लगा रखे हैं इस तरह से, ठीक है, ऐसे। अगर मैं किसी पॉइंट पे फोर्स को अंदर की ओर भी लगा देता, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, और मैंने एक और फोर्स लगाया, ये यहाँ लगा दिया, तब भी लामी थ्योरम हम एप्लीकेबल कर सकते थे।
कैसे कर सकते थे, इसकी क्रिया रेखा को आगे बढ़ाइए, ये फोर्स इधर हो गया आपका, इसकी क्रिया रेखा को आगे बढ़ाइए, ये फोर्स इधर आ गया, इसकी क्रिया रेखा को यहाँ बढ़ाइए, ये इधर आ गया। तो अब इसको तीनों फोर्स ऐसे हो गए ये वाले, तो भी क्या होता, लामी थ्योरम आपकी एप्लीकेबल हो जाती। तो ऑप्शन सी करेक्ट है इसका, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दोनों हो सकते हैं, बाहर की ओर भी अंदर की ओर भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, दो समान व विपरीत दिशा में कार्य करने वाले बल F के परिणामी बल का मान होगा। ये रिपीट क्वेश्चन है, 0 आएगा इसका आंसर। आपको बताया था क्या, अगर दो विपरीत बल लगे हों किसी भी पॉइंट पर, एक बल इधर एक बल इधर, तो इनके बीच का एंगल हमेशा 180 डिग्री होता है। और इस केस में R जो आता है आपका F1 माइनस F2 के बराबर आता है। लेकिन यहाँ पर दोनों ही F है, ये भी F है और ये भी F है, तो F माइनस F क्या आएगा आपका, 0 आएगा। तो आंसर 0 हो गया। क्लियर हुआ सभी को। ये रिपीटिंग क्वेश्चन था, समझ गए होंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 1 मिनट, थोड़ा स्लाइड आगे पहुंच गई है। यस, अगला क्वेश्चन है, द ग्रुप ऑफ फोर्स हुज रिजल्टेंट इज 0 इज कॉल्ड। ऐसे बल जिनका परिणामी 0 हो क्या कहलाते हैं दोस्तों, वे सभी बल। आप सभी अच्छे से जानते हैं इसको, इक्विलिब्रियम फोर्स होते हैं ये। ठीक है, कैसे, साम्य अवस्था वाले बल होते हैं। ठीक है, यानी कि जिनका परिणामी 0 हो जाए वे सभी बल साम्य अवस्था में होंगे। क्लियर हुआ, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, 1 किलोग्राम के द्रव्यमान में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने वाला बल खाली जगह होता है। बल कहाँ है, बल F बराबर ma होता है। m का मान दे रखा 1 kg, a का मान दे रखा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 × 1 1 हो गया, kg × मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो kg × मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन कहते हैं। तो ये 1 न्यूटन आ गया आंसर। क्लियर हुआ, 1 न्यूटन आंसर हो गया इसका। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, इस पर टिक भी हो रहा है पहले से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, काफी बड़ा क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसमें लिखा है, बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम कहलाता है, यानी कहता है कि यदि दो बल एक साथ एक बिंदु पर कार्य करते हों और परिमाण व दिशा में एक समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा निरूपित किए जाते हैं, तो उनका परिणामी खाली जगह द्वारा परिमाण और दिशा में दर्शाया जा सकता है। यानी कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम मैंने आप सभी को पढ़ाया था। मैंने क्या बताया था कि अगर किसी भी पॉइंट पर कोई दो फोर्स काम कर रहे हों, ये कोई पॉइंट है, इस पर दो फोर्स लगे हुए हैं इस तरह से, ये अगर हम इन दोनों फोर्स को किसी भी समांतर चतुर्भुज की दो पैरेलल साइड से दर्शा दें, हमने समांतर चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं से इन्हें दर्शा दिया, तो इन दोनों का जो परिणामी होगा F1 और F2 का, उसको किसके द्वारा दर्शाया जाएगा हमें ये बताना था। तो इन दोनों का जो इसका समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है दोस्तों, जो डायगोनल होता है, उसके द्वारा दर्शाया जाता है, जो इन दोनों फोर्स के कटान बिंदु से यानी कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट से होके जाता है। समझ पा रहे हैं? तो इसका ऑप्शन पढ़ लीजिए। पहला लिखा है अन्य दो भुजाओं में से छोटी भुजा, बिल्कुल गलत, विकर्ण वाला होगा। ठीक है, अगला है समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो उनके प्रतिच्छेद बिंदु से होकर नहीं गुजरता, तो ये गलत हो गया क्योंकि गुजरता है, इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर गुजर रहा है। अगला है सी ऑप्शन, ऑप्शन सी में अन्य दो भुजाओं में से बड़ी भुजा, ये भी गलत। ऑप्शन डी है समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो उनके प्रतिच्छेद बिंदु से होकर गुजरता है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर कोई भी दो बल आपके समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं से दर्शा रखे हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो परिणामी से दर्शाया जाता है, विकर्ण से दर्शाया जाता है, और ये विकर्ण इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर गुजरेगा। देख लीजिए, क्लियर हुआ सभी को? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन लाइज ऑन द सेम लाइन आर नोन एज। सेम लाइन पर जो फोर्स एक्ट करते हैं, यानी कि ये फोर्स हैं और ये सेम लाइन पे एक्ट कर रहे हैं, एक इधर लगा दिया एक इधर लगा दिया, तो ये संरेख बल कहलाते हैं दोस्तों, संरेख बल। ठीक है, यानी इन्हें कोलिनियर फोर्स कहते हैं। तो ऑप्शन है इसका, ऑप्शन सी करेक्ट है। कोलिनियर फोर्स जो सेम लाइन पे काम करते हैं वो संरेख होते हैं, वो कोलिनियर होते हैं।
कोलिनियर फोर्स कहलाते हैं। क्लियर हुआ सभी को? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। थोड़ी क्लास बड़ी हो गई है लेकिन क्वेश्चन मैंने आपको काफी सारे करा दिए। जिन बलों की क्रिया रेखा समान तल में नहीं होती हैं, फिर से आ गया क्वेश्चन, रिपीट होकर बार बार पूछ रहा है। देखिए इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपका। जो सेम प्लेन में नहीं होते वे नॉन कोप्लेनर होते हैं। नॉन कोप्लेनर यानी असमतलीय बल होते हैं, असमतलीय बल। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए करेक्ट है, नॉन कोप्लेनर फोर्स। जो सेम प्लेन में होते हैं वे कोप्लेनर होते हैं और जो सेम प्लेन में नहीं होते वे नॉन कोप्लेनर होते हैं। इसी तरह जो एक पॉइंट पे मिलते हैं वे कॉन्करेंट होते हैं, जो एक पॉइंट पे नहीं मिलते हैं वे नॉन कॉन्करेंट होते हैं। जो एक लाइन पर होके जाते हैं, जिनकी लाइन ऑफ एक्शन कैसी होती है? सेम होती है, लाइन सेम पर काम करते हुए संरेख होते हैं। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। तो ध्यान से आपको सबको सही आंसर देना है इस क्वेश्चन का, वीडियो को रोक करके फिर अपना आंसर चेक करेंगे। लिखा है फ्री बॉडी डायग्राम इज एन, मुक्त पिंड आरेख होता है। मुक्त पिंड आरेख क्या होता है? ऑप्शन ए लिखा है, यानी फर्स्ट ऑप्शन है, इस पर कार्य करने वाले आंतरिक बलों के साथ पृथक जोड़। ऑप्शन बी लिखा है, केवल पिंड पर कार्य करने वाले बलों के साथ पृथक जोड़। ऑप्शन सी लिखा है, इस पर कार्य करने वाले सभी आंतरिक और बाह्य बलों के साथ पृथक जोड़। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ जोड़ को लेके परेशान मत होना आप। जैसे इस पर कोई भी बॉडी काम कर रही थी, सतह है, ये कोई भी एक सतह है, एक सतह सपोज ये है, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या किया, कोई भी एक बॉडी यहाँ पर रख दी इस तरह से ये, और यहाँ एक रस्सी से इसको बांध रखा है, एक रस्सी से इसको बांध रखा है। अब आपसे कहा जाए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो आप क्या करेंगे? अब ये आंतरिक जोड़ हो या बाह्य जोड़ हो, दोनों से अलग कर देंगे इसको। ये बॉडी थी, क्या करेंगे? इसका खुद का वेट नीचे की ओर काम करेगा, बाहर की ओर। यहाँ पर टच हो रहा है, इधर ले गए इसको, इसका एक रिएक्शन इधर आ गई। यहाँ टच हो रहा है, इसकी रिएक्शन ऊपर आ गई। इधर को एक डोरी बंधी हुई है, इसमें टेंशन आ गया। तो आंतरिक बाह्य चाहे जैसे फोर्स हो, सभी से इसको पृथक कर देंगे, अलग कर देंगे। तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल करेक्ट है, आंतरिक और बाह्य बलों के साथ पृथक जोड़, यानी सेपरेट कर देंगे इनको। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आया होगा। तो इसमें हमने पहले और दूसरे चैप्टर के लगभग 60 क्वेश्चन अब तक कवर कर लिए हैं दोस्तों, और ये 60 क्वेश्चन आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, पहले और दूसरे चैप्टर के कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगली क्लास में मैं आपको तीसरे और चौथे चैप्टर के सभी क्वेश्चन लाऊंगा, जिसमें हम संतुलन की अवस्था देखेंगे, मूवमेंट देखेंगे और कपल देखेंगे। तो अगले लेक्चर में 3 चैप्टर के क्वेश्चंस होंगे। जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे हमारे अगली ही क्लास में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, जिससे मुझे पॉजिटिव मोटिवेशन मिल सके और मैं क्लास को बिल्कुल कंटिन्यू रख पाऊँ। एंड आपके जो थ्योरी क्लास में कुछ चैप्टर बचे हुए हैं 2-3, उनको भी मैं बहुत जल्द कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, इसी तरह से अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिए एंड जुड़े रहिए जीटेक पॉली के साथ। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।